नमस्कार मित्रों। आपने समाचारों में सुना होगा कि 28 मई 2021 को केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन के जरिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ वगैरह राज्यों में 13 जिलों में रहने वाले 6 समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन और पारसी, इन 6 समुदायों के शरणार्थियों को जो है नागरिकता के लिए आवेदन पत्र देने की अनुमति दी। कट ऑफ डेट रखी गई थी। भारत में उनके आगमन की कट ऑफ डेट रखी गई थी 31 दिसंबर 2014। यह कट ऑफ डेट रखी गई थी। यह नोटिफिकेशन का जारी क्या होना था? भारत में अनेक पार्टीज, अनेक पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें कि प्रमुख नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का है, और हमारी आबादी का एक वर्ग एकदम से भड़क गए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट चली गई और बोली कि इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए, क्योंकि सीएए के खिलाफ पहले ही याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आपको बता दें, वे याचिकाएं बहुत सारी संख्या में थी, उसमें से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से भी थी। तो मित्रों, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यह टॉपिक मैंने शुरू क्यों किया, एक्चुअल में क्या है, समझना यह है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को इतना बुरा क्यों लग रहा है, सीएए से इतनी तकलीफ क्यों है। अगर ये तो जग जाहिर है, सभी जानते हैं कि ये जो तीनों देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहां गैर मुस्लिमों का क्या हाल है, कितने प्रताड़ना के शिकार हैं, किस तरह से अपनी जान बचा करके आ रहे हैं। इज्जत, जान, माल, इनकी रक्षा उनके लिए कितनी मुश्किल है, ये हम रोज देख रहे हैं, आए दिन अखबारों में देखते रहते हैं, टीवी में देखते रहते हैं। अगर वो बेचारे भारत में आकर के शरण मांग रहे हैं और उन्हें नागरिकता मिल रही है, तो उन्हें तकलीफ क्यों है? जो भी वो अपने आधार बनाए हैं, उन पर मैं यहाँ अभी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। देखते हैं उसका क्या निर्णय आता है। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को समझने का प्रयास कर रहा हूं कि उसे इतनी तकलीफ क्यों है। दोस्तों, आपको बताएं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को समझने का प्रयास करते हुए एक कैरेक्टर है जो आपके सामने आए, मैं ला रहा हूं। उनका नाम है बी पोकर साहिब बहादुर। मैं आपको बताऊं, बी पोकर साहिब बहादुर। आप कहेंगे ये नाम तो सुना ही नहीं। आप सुनेंगे भी कैसे? स्वतंत्रता के बाद जो हमारा इतिहास लिखा गया, उसमें क्या बताना है, क्या छुपाना है, क्या बदल देना है, किस पे पर्दा डाल देना है, किस पे धूल डाल देना है, ये तमाम चीजें बड़े ही एजेंडे से आगे बढ़ाई गई। तो दोस्तों, इसी तरह से बी पोकर साहिब बहादुर, इन पर भी एक पर्दा डालने का प्रयास किया गया है। अगर आप इनको जानने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि देखते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग क्या है, बी पोकर बहादुर कौन है, और क्यों ये जो पार्टी है वो सीएए के इतने खिलाफ है। दोस्तों,
हंसूं या रोऊं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कोई नहीं है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ही एक प्रकार से उत्तराधिकारी संस्था आप मान लीजिए। आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग माने वो जिसे हम मुस्लिम लीग कहते हैं, जो 1906 में ढाका में बनी थी, ये वही मुस्लिम लीग है जिसमें आगे चल करके जिन्ना हुए। ये वही मुस्लिम लीग है जिसने जो है डायरेक्ट एक्शन डे कराया, भारत का विभाजन कराया, लाखों की संख्या में हत्याएं होती हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद विडंबना देखिए कि मुस्लिम लीग के बहुत सारे सदस्य पाकिस्तान नहीं गए, भारत में ही रुक गए। ये विडंबना देखिए आप। इन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई, पाकिस्तान बनवाया, और जब पाकिस्तान बन गया तो ये भारत में रह गए। और भारत में रहने के बाद ये क्या किए, संविधान सभा में घुस गए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में घुस गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्यों घुस गए? जिससे जो संविधान बने उसमें मुस्लिमों के हितों का संरक्षण किया जा सके, मुस्लिमों का पक्ष लिया जा सके। और उन्हीं में एक नाम है बी पोकर साहिब बहादुर का। बी पोकर साहिब बहादुर जो है केरल के मालाबार क्षेत्र के हैं। उस समय ये जो क्षेत्र था ये मद्रास प्रोविंस में आता था, मद्रास प्रोविंस में आता था। और इसके बाद आपको बताऊं, पहले तो आप बी पोकर साहिब बहादुर को थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो है हाई कोर्ट के एडवोकेट थे, और बाद में जो है मुस्लिम लीग के मेंबर बन जाते हैं। तो जो मालाबार क्षेत्र है और जो साउथ इंडिया है, जो मद्रास प्रोविंस और मद्रास प्रेसिडेंसी है, उसमें मुस्लिम लीग के जो शुरुआती सदस्य थे उसमें बी पोकर साहिब बहादुर भी हैं। और नाम से आप जज नहीं कर सकते कि ये किस कम्युनिटी के हैं, लेकिन आपको बता दें एक्चुअल में क्या, जो बी का फुल फॉर्म है ना, इसे नहीं लिखा जाता, और मुझे भी नहीं पता कि बी का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन जो भी होगा उनका यही नाम मिलता है, बी पोकर साहिब बहादुर। और ये किस कम्युनिटी के थे? ये मोपला कम्युनिटी के थे। मोपला कौन है आपको पता होगा। मोपला जो है मालाबार तटों पर रहने वाले मुसलमान हैं। ये वे लोग हैं जो पहले अरब के व्यापारी हुआ करते थे, और जिन्हें भारतीय राजाओं ने जो है केरल के तटों पर बसने की इजाज़त दे दी। वे यहाँ पर बसे, यहाँ की स्त्रियों से विवाह किए, और यहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार किए, और इसके बाद जो है कट्टर मुसलमान के रूप में जो है ये स्थापित हो जाते हैं। और जब जो है खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो ये खिलाफत आंदोलन के पक्ष में खड़े होते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग में खिलाफत के प्रश्न को शामिल किया था। ये खिलाफत के प्रश्न में खड़े होते हैं, और आगे चल करके जो मोपला दंगे होते हैं केरल में, जिसमें कि हिंदुओं का हत्याकांड होता है और हिंदुओं पर अवर्णनीय अत्याचार होते हैं, तो ये जो मोपले किए थे उसी मोपला कम्युनिटी के बी पोकर बहादुर है। आप समझना, डॉट्स को कनेक्ट करना। बी पोकर बहादुर कौन है? ये मोपला है, मोपला कम्युनिटी के। मोपला कौन है? जिन्होंने मोपला दंगे किए थे खिलाफत आंदोलन के समय में, ठीक है। और ये जो साहिब बहादुर हैं, ये सदस्य किसके थे? पॉलिटिकल पार्टी इनकी क्या थी? मुस्लिम लीग थी। ये कौन सी मुस्लिम लीग है? जिसने भारत का विभाजन कराया, जिसने डायरेक्ट एक्शन डे कराया। और इसके बाद बी पोकर बहादुर साहब क्या किए? पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान न जाकर के उन्होंने क्या किया? वो यहीं रह गए और संविधान सभा में घुस गए। अब संविधान सभा में घुस करके वो क्या करते हैं ये तो आप जान लो। संविधान सभा में घुस करके वो बड़े बड़े कारनामे करते हैं, जिसमें 2 कारनामे मैं आपको बताता हूँ। एक उन्होंने ये किया कि जब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, समान नागरिक संहिता
हैं। इसके लिए जब बात चल रही थी, संविधान सभा के बहुत सारे सदस्य चाह रहे थे कि भारत के सभी समुदायों को समान नागरिक संहिता के अंतर्गत लाया जाए, तो बी पोकर बहादुर उन सदस्यों में थे जिन्होंने इस प्रस्ताव का प्रबल विरोध किया। अब आप समझो कि ये कौन है। इन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुसलमानों को ये अलग मानते हैं। मुसलमान एक अलग कम्युनिटी है, अलग संस्कृति है, उनकी अलग परंपराएं हैं। वे उस सिविल लॉ से नहीं गवर्न होने चाहते जो देश का एक सिविल लॉ हो, यूनिफॉर्म सिविल लॉ, उससे ये गवर्न नहीं होना चाहते। लेकिन पाकिस्तान बना लिए। पाकिस्तान तो यही कह के बना लिए ना कि उन्हें जो है इस तरह से नहीं रहना है भारत में, उन्हें अपना चाहिए, अपना इस्लामिक सिस्टम चाहिए, और इस्लामिक सिस्टम के नाम पर पाकिस्तान बना लिए। तो अगर इस्लामिक सिस्टम के नाम पर पाकिस्तान बना लिया और इस्लामिक सिस्टम उन्हें पसंद था तो पाकिस्तान जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए और भारत में ही रहकर पाकिस्तान के निर्माण की जो है पृष्ठभूमि बनाना शुरू कर दिए ये बी पोकर बहादुर। ठीक है। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? दूसरा काम इन्होंने किया कि संविधान सभा में जब सेपरेट इलेक्टोरेट माने पृथक निर्वाचक मंडलों को समाप्त कर देने पर वोटिंग हुई तो उन्होंने उसके खिलाफ जाकर के संशोधन प्रस्ताव पेश किए। तो आप थोड़ा समझ लो कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। ऐसा है, 1906 में जब मुस्लिम लीग बनती है तब से ही ये मांग मुसलमान करने लगते हैं कि भारत की विधायिकाओं में, संसद में वगैरह में, भारत की विधायिकाओं में उन्हें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। मतलब उन्हें पहली चीज, उसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि मुसलमानों को सेपरेट सीटें चाहिए। एक प्रकार से आप ये मान लो कि मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहिए, कि मुसलमानों को सीटें आरक्षित की जाए, मुसलमानों को सीटें आरक्षित की जाए संसद में। ठीक है। मतलब उस समय जो केंद्रीय विधानसभा थी उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें जो सीटें आरक्षित की जाए। और इतना ही नहीं, वे जो मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें होंगी उन पर वोटर भी मुसलमान होंगे, उसमें गैर मुस्लिम वोट नहीं कर सकेंगे। यही चीज कहलाती है सेपरेट इलेक्टोरेट। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, ये सेपरेट इलेक्टोरेट ही वो चीज है जिसने जिन्ना को अकूत ताकत दिया, जिस ताकत के बल पर वह पाकिस्तान बना सके। क्यों? क्योंकि जो है इसी प्रणाली के अंतर्गत, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट के अंतर्गत भारत में मुसलमानों के लिए 78 सीटें जो है रिजर्व की गई थी। भारत में मुसलमानों के लिए 78, किसमें? संविधान सभा में। तो भारत की संविधान सभा में मुसलमानों के लिए 78 सीटें रिजर्व की गई थी और उन 78 सीटों में 73 सीटों पर कौन आए? मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्य आते हैं। ये वही सेपरेट इलेक्टोरेट है जिसके कारण जब 1946 में प्रांतों की विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो उन विधानसभाओं के चुनाव में 87% सीटें मुस्लिम लीग जीतती है। तो वास्तव में कहा जाए तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम है, इसी सिस्टम ने जिन्ना को ताकत प्रदान किया और पाकिस्तान के बनाने के लिए एक बहुत बड़ा, आप जिसको कह सकते हो कि बहुत बड़ा सपोर्ट फोर्स, बहुत बड़ी ताकत पैदा कर दी। तो अब जो है इसके बाद तो निश्चित रूप से भारत के नेता भड़के हुए थे सेपरेट इलेक्टोरेट से, क्योंकि वो जान रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट ने क्या भूमिका निभाई है भारत के विभाजन में और पाकिस्तान के निर्माण में। तो जैसे ही संविधान सभा बैठी तो तुरंत ये बात आई कि नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट अब हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब सेपरेट इलेक्टोरेट को समाप्त करने का प्रयास हुआ तो उसके विरोध में जो लोग आए उसमें कौन आए? बी पोकर बहादुर। बी पोकर बहादुर कौन थे? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के थे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कौन थी? कि जब जो है पाकिस्तान बन गया, भारत का विभाजन हो गया, तो इस जो पुरानी वाली मुस्लिम लीग थी जिसको कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहा जाता था, उसको हटा करके उसकी जगह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाया गया। और जो बहुत सारे सदस्य थे जो मुस्लिम लीग के, पुरानी वाली मुस्लिम लीग के, उसमें से बहुत सारे सदस्य इसमें शामिल हो जाते हैं और उसी में एक नाम जो है बी पोकर बहादुर का है। अभी और सुनिए, जब आप बी पोकर बहादुर को अच्छी तरह समझ सकेंगे।
बी पोकर बहादुर वो थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को जो है केरल के क्षेत्र में, उधर साउथ इंडिया में खिलाफत मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और ये जो है खिलाफत मूवमेंट में जो आपको बता दें, खिलाफत मूवमेंट के वास्तविक जो फाउंडर थे, वो उन्हें अली ब्रदर्स कहा जाता है, जिसमें एक का नाम है मौलाना शौकत अली और दूसरे का नाम है मोहम्मद अली जौहर, है ना। तो ये दोनों भाई थे, शौकत अली, मोहम्मद अली जौहर। तो ये जो पोकर बहादुर साहब थे, इन्होंने क्या किया था, शौकत अली को सपोर्ट किया था। शौकत अली के भाई कौन थे, मोहम्मद अली जौहर थे। मोहम्मद अली जौहर कौन थे, वो ही मोहम्मद अली जौहर है जिनका जन्म रामपुर में हुआ था, रामपुर रियासत के थे। और ये वही मोहम्मद अली जौहर हैं जिनके नाम पर आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई। तो आप आजम खान से भी इनका कनेक्शन समझिए, आजम खान की आइडियोलॉजी किधर जा रही है, और उससे आप समझ सकते हैं कि अली जौहर कौन थे, उससे आप समझ सकते हैं शौकत अली कौन थे, और शौकत अली के जो सपोर्टर हैं पी पोकर बहादुर, ये कौन थे। तो ये सारे डॉट्स को आप कनेक्ट करो। इतना ही नहीं, मोहम्मद अली जौहर के बारे में भी आप और जान लो। मोहम्मद अली जौहर वो हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विस्तार किया, को एक्सपेंड किया। उसके पहले ये क्या था, वो कॉलेज था, ठीक है। इसके अलावा 1920 में ये वही है, 1920 में जो जब जवाहर जामिया मिनिया इस्लामिया, है ना, इसकी स्थापना होती, तो इसके फाउंडर मेंबर्स में कौन है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, तो उसके फाउंडर मेंबर्स में भी हैं। तो इस तरह से इन सारे डॉट्स को आप कनेक्ट कीजिए और आप इस चीज को जानिए कि जो बी पोकर बहादुर हैं वो कौन है, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कौन है। और इससे आप ये समझिए कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग CAA का विरोध क्यों कर रही है, क्योंकि इसकी जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो वही है। तो अपनी बेसिक आइडियोलॉजी पर चलते हुए ये विरोध कर रही है। अब वो उसका विरोध कितना सही है, कितना गलत है, इस पे अलग से बात करने की आवश्यकता है। लेकिन एक नैतिक प्रश्न तो उठाना आवश्यक लग रहा है। वो नैतिक प्रश्न ये है कि ये जो 6 कम्युनिटीज की हमने बात की गई, ये इन 3 देशों में कितनी प्रताड़ित है, ये हम सब जानते हैं। जो थोड़ा बहुत भी समाचार सुनते हैं, टीवी देखते हैं, या बाकी चीजों के टच में, किसी भी तरह से सूचनाओं के टच में, वे जानते हैं। अब उनको वहां पर सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी इज्जत खराब की जा रही है, वो चीजें हो रही हैं। इसके बाद अगर वो बेचारे भाग करके भारत में शरण ले रहे हैं, तो इस पे उन्हें ऐतराज है। ऐतराज क्यों है, क्योंकि इससे मुसलमानों को बाहर क्यों रखा गया है। अरे वो एक प्रताड़ित कम्युनिटी है। और अगर इस पे बात करें, खैर बात फिर क्या होगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को भी अच्छा लगता नहीं ज़्यादा लंबा वीडियो। तो इसलिए इस पॉइंट को यहीं पर, इस बात को यहीं पर रोकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग CAA के विरोध में जमकर खड़ी है और इन 6 कम्युनिटीज को नागरिकता देने के विरोध में जमकर खड़ी है, उसके आप कैरेक्टर को देखिए और इससे आप समझ जाइए कि वो ये विरोध क्यों कर रही है। ठीक है मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करिए, इतना आलस करना ठीक नहीं है, थोड़ा सा कष्ट उठाइए, सब्सक्राइब कर लिया करिए। और हाँ मित्रों, एक और चीज बता रहा हूँ, अगर मेरे विचार आपको कहीं से गलत लगते हैं तो तर्क के साथ बिल्कुल आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई मेरी बात कहीं गलत होगी तो मैं न केवल सुधारूंगा बल्कि उसके लिए क्षमा भी चाहूँगा, लेकिन आप उसको तर्क के साथ मुझे बताइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, हो सकता है कहीं मेरा पॉइंट गलत हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ और उसको सुधारने को भी तैयार हूँ। लेकिन आप तर्क के साथ बात करिए, वो अच्छा रहेगा। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलेंगे, नमस्कार।